ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से जहां पर यह मामला पूरी तरीके से निस्तारित हो जाना चाहिए था, वहीं पर अब यह मामला पहले से भी ज्यादा उलझ चुका है। वजह है मीडिया के द्वारा गलत रिपोर्टिंग करना या फिर केवल आधे अधूरे खबर, केवल एक ही पक्ष की बातों को आगे बढ़ाना। इस प्रकार से यह माहौल बना दिया गया है कि इस प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है अध्यादेश। क्या अध्यादेश से परमानेंटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? अध्यादेश वो चीज नहीं है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा उपाय है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अध्यादेश की क्या समस्याएं हैं और क्यों ये भविष्य में जाकर के इसको और ज्यादा पेचीदा बना देगा, इसके बारे में भी डिटेल में समझना आपको बेहद जरूरी है, चाहे आप बीएड के पक्ष से हैं या फिर डीएलएड के पक्ष से हैं। क्योंकि गलत तरीके से डेटा रिप्रेजेंट करने की वजह से आप खुद कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि आपके लिए फायदेमंद क्या है या फिर आपके लिए क्या नुकसान हो सकता है भविष्य में जाकर के। राजनीतिक मुद्दा ना बन जाए कहीं ये बीएड वर्सेस बीटीसी मामला, ताकि सालों साल ये मामले ऐसे ही भविष्य में कोर्ट में जाकर के फंसते रहें। इसलिए आज आपको सजग रहना बेहद जरूरी है, चाहे किसी भी पक्ष से जुड़े हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये अध्यादेश जिसके बारे में इतनी तेजी से मांग उठ रही है, आखिर वो होता क्या है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारतीय संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के दोनों सदन से पेश हुए बिल पर अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपने सिग्नेचर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है और वो पूरे देश पर लागू हो सकता है। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन जब हमारे देश में पार्लियामेंट रनिंग में नहीं है, क्योंकि 3 ही सेशन होते हैं और पार्लियामेंट रनिंग में नहीं है, उस समय अगर सरकार को ये लगे कि देश में किसी ऐसे वक्त में किसी नए कानून की जरूरत है और उस कानून के बगैर देश में व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो केंद्र सरकार सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के समक्ष और राज्य सरकार अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकता है राज्यपाल के समक्ष। और केंद्र में ऑनरेबल प्रेसिडेंट और राज्य में ऑनरेबल राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित होने के बाद से ये टेम्पररी कानून, टेम्पररी एक्ट बनकर के तैयार हो जाता है। मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, टेम्पररी, यानी इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अध्यादेश होता है वो परमानेंट नहीं है बल्कि टेम्पररी है। अब टेम्पररी है तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ वैलिडिटी होगी। इसकी वैलिडिटी होती है मात्र 6 मंथ, यानी कि 6 महीने तक ही ये केवल कानून के तौर पर काम करेगा। अब 6 महीने क्यों डिसाइड किया गया है? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, संविधान में यह मेंशन किया गया है कि जो हमारे देश में पार्लियामेंट 3 सत्र में चलता है, किसी भी 2 सत्र में अधिकतम 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि आज मान लीजिए कि अध्यादेश पास हो गया और उस अध्यादेश को आने वाले सत्र में पेश करना होगा और आज मान लीजिए सत्र समाप्त हुआ तो अगला सत्र अधिकतम 6 महीने से पहले ही शुरू हो जाएगा। इसीलिए 6 महीने इसकी वैलिडिटी रखी गई है कि जो अध्यादेश आज पेश किया गया है या फिर जिस अध्यादेश को आज मंजूरी दी गई है उसको फिर से एक्ट बनाने के लिए उस पे नियमों कानून के तहत चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट से जब भी कोई कानून पारित होता है तो उसके नियमों पर, उसके गुण दोषों पर चर्चा होता है, इसीलिए वहां पर लोकसभा और राज्यसभा में पेश करके इस पर विचार विमर्श किया जाता है। और चूंकि ये अध्यादेश बिना विचार विमर्श के सरकार के द्वारा पेश किया गया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट के समक्ष, इस वजह से ये पास कर दिया गया। अब ये भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए कि सरकार किसी दबाव में आकर के अध्यादेश पेश कर दी हो, तो इसलिए पूरे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके गुण दोषों की चर्चा फिर से पार्लियामेंट में करना होगा जब अगला सत्र शुरू होगा। यानी कि ये अध्यादेश केवल 6 महीने तक वैलिड हो सकता है। आपके मन में अब प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए कि 6 महीने बाद जब अगला सेशन शुरू होगा उस समय अगर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसको इग्नोर कर देती है और इसको फिर से एक्ट में परिवर्तित करने के लिए पेश नहीं करती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में नियम यह है कि 6 महीने बाद जब अगला सेशन शुरू हो रहा है, अगले सत्र में अधिकतम 6 सप्ताह का टाइम होता है। अगर ये कानून के तौर पर पेश नहीं किया जाता है, बिल के तौर पर पेश करके कानून नहीं बनाया जाता है, तो ये अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जिस अध्यादेश की मांग की जा रही है उसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीने है और वो भी जब अगले सेशन में शुरू होगा तो 6 सप्ताह तक अगर इसको पेश नहीं किया गया तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी ये अध्यादेश परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस मामले का। ये मैं अभी तक आपको ये समझा रहा था कि अध्यादेश केवल और केवल टेम्पररी सोल्यूशन है और अध्यादेश के बाद से जब इसको बिल के तौर पर संसद में पेश किया जा रहा होगा उस दौरान भी इसको पास कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि किसी भी कानून को, नए कानून को जब आप बनाते हैं तो पुराने कानून उसका विरोध नहीं करने चाहिए और अगर विरोध कर रहे हैं तो उसमें परिवर्तन करना होगा। आप क्या क्या चीज बदलेंगे? आरटी एक्ट 2009 इसका विरोध कर रहा है और एनसीटी एक्ट 1993 इसका विरोध कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में केंद्र सरकार ने एनसीटी को सख्तियां दे रखी हैं कि वह इस पर कोई भी कानून बना सकता है। यानी कि अध्यादेश अगर केंद्र सरकार लाती है
केंद्र सरकार अगर अध्यादेश लाती है तो ये केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। अब इस कानून को फिर से परखना होगा एनसीटी को। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 यानी एनसीटी एक्ट 1993 के धारा 29 के पॉइंट 1 में मेंशन किया गया है कि जो एनसीटी है वो समय समय पर नीति संबंधी निर्देशों से आबद्ध होगी, जो कि केंद्रीय सरकार उसको लिखित रूप में देगा। लेकिन केवल केंद्र सरकार के निर्देश पर एनसीटी अपना कोई भी गजट जारी नहीं कर सकता। इसके लिए यहां पर देख पा रहे होंगे अध्याय 3 के परिषद के कृत्य के पॉइंट 12 के क पॉइंट में मेंशन किया गया कि अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सर्वेक्षण यानी कि सर्वे और अध्ययन कर सकेगी और उसका परिणाम प्रकाशित कर सकेगी। यही तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है। यानी कि कानून, कोई भी एक्ट, कोई भी गजट एनसीटी अपने स्तर पर तभी बना सकती है जब इसके समक्ष एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी, उसके सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों तक इसको भेजेगी, ठीक है, और इसके परिणाम को प्रकाशित करेगी। साथ ही साथ सभी राज्यों की मंजूरी होनी चाहिए। अब यहां पर आप देख लीजिए, जो राज्य सरकार आज इसका अपोज कर रहे हैं वो भी तो उस समय अपोज कर रहे होंगे। यानी कि अगर केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई कानून बनाती है तो सबसे पहले एनसीटी की वो शक्तियों को उसे छीनना होगा जो कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में दी गई है। और एनसीटी की इन शक्तियों को छीनने से पहले आरटी एक्ट यह कह रहा है कि केंद्र सरकार इस पर कोई अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकती, केवल एनसीटी बना सकती है। केंद्र सरकार सिर्फ निर्देश दे सकती है और उन निर्देशों के आधार पर एनसीटी अपनी कमेटी बनाएगी और विभिन्न राज्यों से इसके संबंध में सिफारिश लेगी। यानी कि केंद्र सरकार के पास इस प्रकार का कोई कानून बनाने का अपना अधिकार नहीं है, और अगर जबरदस्ती बनाना चाहती है तो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में परिवर्तन करना होगा। और आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में जब परिवर्तन करने जाएंगे तो एनसीटी एक्ट 1993 इसका विरोध करेगा, क्योंकि इसमें यह मेंशन किया गया है कि ये जो संस्था है एनसीटी, इसको चाहकर भी केंद्र सरकार भंग नहीं कर सकती। भंग केवल तभी किया जा सकता है जब केंद्र सरकार के दिए गए निर्देशों को ये पालन नहीं कर रही है, उसके पहले इनको कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ेगा और सभी प्रक्रियाएं होनी चाहिए। देखिए, अगर आप नियमों को तोड़ मोड़कर या फिर कानूनों का गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है अपने इस जजमेंट के आधार पर, क्योंकि ये जो पूरा 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो नियमों को तोड़ मरोड़ करके ही हुआ था। तो जब आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर सकती है तो भविष्य में भी तो रद्द कर सकती है। कहने का मतलब कि आप नियमों से खिलवाड़ नहीं कर सकते, और नियम ये कहता है कि इस प्रकार का कोई भी अधिकार केंद्र सरकार के पास है ही नहीं। और अगर परिवर्तन करना होगा, इस प्रकार का कानून बनाना होगा, तो आरटी एक्ट 2023 में भी संशोधन करना होगा और एनसीटी एक्ट 1993 में भी संशोधन करना होगा, तभी जाकर के ये अध्यादेश एग्जिस्टेंस में आ सकता है एक कानून के तौर पर बीएड को शामिल कराने के संदर्भ में। अब मैं समझता हूं कि ये आप पूरी प्रक्रिया समझ चुके होंगे कि ये अध्यादेश सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप ही साबित होगा आने वाले समय में। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए कि केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बना सकती जो कि पूरे देश पर लागू हो, लेकिन मान लीजिए कोई एक स्पेशल या फिर कोई एक ऐसा राज्य जो कि अपने यहाँ बीएड को अलाउ करना चाहता हो, तो क्या इस प्रकार का अध्यादेश राज्यपाल के माध्यम से पास करके एक्ट बनाया जा सकता है? देखिए, ध्यान से समझिएगा, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में जारी शिक्षा होने की वजह से राज्यों को भी अधिकार है और केंद्र को भी अधिकार है इसके संबंध में कोई भी नियम बनाने के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब केंद्र की जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास नहीं है। आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत वो एनसीटी के पास है। किसके पास? एनसीटी के पास केंद्र की शक्तियां हैं। ठीक है, ये केंद्र की शक्तियां आरटी एक्ट के हिसाब से एनसीटी के पास है। और मान लीजिए यहां पर कोई एक राज्य है, तो राज्य मान लीजिए जब अपना कानून बनाएगा बीएड को शामिल करने के संदर्भ में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी जो कि केंद्र सरकार की शक्तियां हैं उसके एक्ट को, उसके उस नोटिफिकेशन को खत्म कर दिया है जिसके आधार पर बीएड शामिल हो रहे थे। अब राज्य शामिल करना चाहता है और केंद्र शामिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब केंद्र और राज्य में जब भी किसी डिसीजन को लेकर के जो समवर्ती सूची में होता है, अगर वो कंट्राडिक्शन होता है तो हमेशा अंतिम एवं सर्वमान्य फैसला जो होगा वो केंद्र का माना जाता है। और केंद्र की शक्तियां किसके पास है? एनसीटी के पास। एनसीटी का गजट क्या हो गया? रद्द। किसकी वजह से? सुप्रीम कोर्ट की वजह से। यानी केंद्र मना कर रहा है कि बीएड को शामिल नहीं कर सकते और राज्य करना चाहता है, तो फैसला किसका माना जाएगा? केंद्र का माना जाएगा। यानी कोई भी राज्य चाहकर भी अपने यहां अध्यादेश या फिर इस प्रकार का एक्ट नहीं बना सकती क्योंकि कंट्राडिक्शन हो रहा है। उस कंडीशन में केंद्र सरकार का फैसला माना जाएगा और केंद्र का फैसला जो कि एनसीटी लेती है क्योंकि शक्तियां इसी के पास है आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत। इस समय मीडिया जो कुछ भी कवरेज कर रहा है उसको देख करके बहुत चीज़ें आपको लग रही होंगी कि राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ है या फिर उसके अगेंस्ट में है या फिर ये सिचुएशन क्रिएट होने की कोशिश हो रही है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, जो कुछ भी भीड़ दिख रहा है
राजनीतिक पार्टियों को आपसे वोट चाहिए होता है। 2024 अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जो भी मैंने आपको ये प्रक्रिया बताया अध्यादेश का, इसको लेकर के केंद्र सरकार फेवर में हो सकती है इस वजह से, क्योंकि वो सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रही होगी कि जो भी भीड़ है उसको किस प्रकार से वोट बैंक में कन्वर्ट किया जाए। मैंने आपको क्या बताया कि अध्यादेश की वैलिडिटी 6 महीने प्लस 6 सप्ताह होती है। अगर 6 सप्ताह को महीने में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1.5 महीने और जोड़ लीजिए, यानी कि 7.5 महीने, 7.5 महीने ये हो गया टोटल, 7.5 मंथ। ठीक है, आज जब हम लोग अगस्त में हैं, अगस्त आप खत्म समझिए, मान लीजिए कि सितंबर से ये अध्यादेश प्रभावी कर दिया जाता है। 1% मैं मान लेता हूं कि चलिए सितंबर से ये अध्यादेश प्रभावी कर दिया जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और 7 महीने ये हो गए, और आधा महीना और, यानी कि मार्च के बाद आधा महीना अप्रैल मिड का समय आ चुका होगा, यानी कि अप्रैल 2024 मिड का समय आ चुका होगा जब इसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही होगी। उस समय लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग जो है वो आचार संहिता घोषित कर चुका होगा, यानी कि अब केंद्र के पास सारी शक्तियां खत्म हो चुकी होंगी। यानी कि ये बीएड को शामिल करने वाला इधर अध्यादेश खत्म हुआ, वह उधर केंद्र सरकार की शक्तियां खत्म हुई। अब केंद्र सरकार अपने हाथ खड़े कर देगी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम इसको लेकर के कानून बनाएंगे, और अगर मान लीजिए 1% भी सत्ता परिवर्तित हो जाती है तो फिर किस पार्टी की सरकार बनेगी ये भी तय करेगा कि वो बीएड के साथ में है अथवा नहीं। क्योंकि आप राजस्थान में देखिए, अलग पार्टी की सरकार है, वो बीएड के अगेंस्ट में, जोधपुर हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने बीएड के अगेंस्ट में पैरवी किया हुआ है। तो ये सब कुछ माहौल बनेगा। इस समय जो सत्ताधार पार्टी के द्वारा या फिर विपक्ष के द्वारा इसको सारे जो भीड़ दिख रहे हैं उसको एक तरीके से वोट बैंक की तरह देखा जा रहा है, इस वजह से इसको साधने की कोशिश की जा रही है। इससे अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए कि ये अध्यादेश आया और उसके बाद से कानून भी बन गया, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए कि कानून बन गया, तो आज जो कैंडिडेट ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बीएड का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, तो क्या वो उस समय पैरवी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और साथ ही साथ ये पक्ष बहुत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे जिसका उत्तर दे पाना, चाहे बीएड का पक्ष कोई भी रखे, चाहे एनसीटी रखे या फिर एमएचआरडी मिनिस्ट्री रखे, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कैसे? ध्यान से समझिएगा। वर्ष 2017 में 25 जुलाई 2017 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द किया था। उससे पहले 2017 में, उससे पहले पिछली सरकार ने शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया था। तो यहां पर शिक्षा मित्र इसमें एक पैरवीकार बन सकते हैं कि जब हमारे समायोजन को रद्द कर दिया गया तो हमारे लिए भी एक अध्यादेश निकाल करके हमें परमानेंट कर दीजिए। बीएड वाले एक पैरवीकार हो सकते हैं, डीएलएड वाले एक पैरवीकार हो सकते हैं। केंद्र सरकार अपना पक्ष रख सकती है, एनसीटी अपना पक्ष रख सकती है। उस समय जब राज्य सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें यूपी का भी मामला है, 69,000 में बीएड शामिल है, तो राज्य सरकार अपना पक्ष ये रख सकती है कि हम इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अयोग्य हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, पूछ सकता है कि आपको कैसे पता कि ये अयोग्य है? तो वो कहेंगे कि आप ही ने तो फैसला दिया था 25 जुलाई 2017 को कि ये अमान्य है, अयोग्य है, इसलिए इनको डायरेक्टली परमानेंट नहीं किया जा सकता। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह सकती है हमने तो बीएड को भी अयोग्य माना था, आप उनके लिए अध्यादेश ला करके उनको परमानेंट क्यों कर रहे हैं? आप खुद समझिए कितना मामला ये पेचीदा हो सकता है अगर ये मामले अध्यादेश से लाए जाते हैं तो। अब यहां पर मीडिया पर सवाल उठता है कि वो किस प्रकार से आधी अधूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर केवल एक ही पक्ष को केवल दिखा रहे हैं। यहां पर लगातार ये मांग उठ रही है कि 2018 में 28 जून 2018 को जब एनसीटी नोटिफिकेशन निकालता है तो इस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया जाता है। तो चूंकि ये नोटिफिकेशन देख करके बीएड में अभ्यर्थी प्रवेश लिए थे, इस वजह से 2018 से लेकर के 2023 जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, इनके बीच में जो भी अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश ले लिया है उनको प्राथमिक में हमेशा मान्य करने के लिए एक कानून बना दिया जाए। क्योंकि इसी गजट नोटिफिकेशन को देख करके अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश लिए थे, और अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होता तो अभ्यर्थी बीएड की जगह बीटीसी में प्रवेश लेते और वो प्राथमिक में मान्य होते। यहां पर मीडिया ये नहीं बता रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में जिस थ्रेशोल्ड डेट की बात की है, जिक्र किया है 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के उस नोटिफिकेशन का, जिसमें साफ शब्दों में ये मेंशन किया है कि प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड यहां पर एलिजिबल नहीं है। इसी को तो देख करके 2010 से लेकर के 2018 तक अभ्यर्थी बीएसटीसी, डीएलएड, जेबीटी, ईटीटी में प्रवेश ले रहे थे कि यहां पर प्राथमिक में
केवल ये बीएसटीसी, जेबीटी, ईटीटी के अभ्यर्थी पात्र हैं, इसलिए उन्होंने बीएसटीसी करना उचित समझा, क्योंकि बीएड करने से वो प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन पा रहे थे 2010 से लेकर के 2018 तक। तो जब आप बीएड को 2018 में इस नोटिफिकेशन के आधार पर शामिल करिए, अगर ये नोटिफिकेशन आप 2010 में निकाल देते तो ये अभ्यर्थी जो कि बीटीसी में एडमिशन लिए या फिर डीएलएड में एडमिशन लिए, वो भी तो पात्र हो जाते ना टीजीटी, पीजीटी के लिए। क्योंकि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था है। जैसे कि किसी राज्य में मान लीजिए कि इंटरमीडिएट के बेस पर एडमिशन होता है, किसी राज्य में ग्रेजुएशन के बेस पर एडमिशन होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात मानिए, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बीएड भी ग्रेजुएशन के बेस पर होता है और डीएलएड भी ग्रेजुएशन के बेस पर होता है। दोनों की मिनिमम एलिजिबिलिटी समान है, दोनों का ड्यूरेशन समान है। जब आप एक कोर्स को, बीएड को एक ब्रिज कोर्स करा करके प्राथमिक में ला सकते हैं, तो फिर बीटीसी को ब्रिज कोर्स करा करके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, इसके अलावा जीआईसी, इसके अलावा बीईओ, इसके अलावा बीएसए के पदों पर क्यों नहीं पात्र किया जा सकता है? जब एक अभ्यर्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है इस गजट नोटिफिकेशन की वजह से, तो इस 2010 के नोटिफिकेशन की वजह से इस अभ्यर्थी के साथ भी तो गलत हुआ। अगर इसे पहले से पता होता कि मैं बीएड करूंगा तो इतने सारे वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, तो बंदा यहां पर बीटीसी में एडमिशन क्यों लेता, वो बीएड में एडमिशन लेता। तो जब आज 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड के साथ गलत हो रहा है, तो 2010 में भी तो बीटीसी के साथ गलत हो चुका है। 8-9 सालों में बीटीसी अभ्यर्थी जो किए होंगे वो ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीईओ, बीएसए में एलिजिबल नहीं है। लेकिन आज जो 2018 में किया हुआ है अभ्यर्थी बीएड, उसकी मांग ये उठ रही है कि इसको ब्रिज कोर्स करा करके इसको प्राथमिक में ला दिया जाए। तो वही कंडीशन तो उस पर भी लागू होती है। ये मैं कह रहा हूं कि आधी अधूरी रिपोर्टिंग की जा रही है कि एक नोटिफिकेशन को दिखा करके बीएड के साथ कहा जा रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वही मामला तो वो भी लागू होता है ना। बीएड के साथ तो 5 वर्ष से ये मामला चल रहा है। डीएलएड की बात करें तो 2010 में नोटिफिकेशन आया था, 2010 से लेकर के 2018 8-9 साल तक उसके साथ ये मामला चला था। ये हो गया पूरे सिचुएशन के बारे में कि किस प्रकार से आधी अधूरी रिपोर्टिंग की जा रही है। अध्यादेश इसका कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। परमानेंट सोल्यूशन की बात करें तो देखिए, इसका एक ही केवल परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है कि ये पूरा विवाद शुरू हुआ है आरटी एक्ट जब 2009 में आया और उसको प्रभावी किया गया 1 अप्रैल 2010 से। उसके आधार पर एनसीटी 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन निकालती है जिसमें एलिजिबिलिटी सबको तय करती है। अब इस 23 अगस्त 2010 के बाद से जो भी अभ्यर्थी बीएड किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं, दोनों को आप इक्वल कर दीजिए और दोनों के लिए अलग अलग ब्रिज कोर्स का निर्माण कर दीजिए, तभी ये सभी चीज़ें भविष्य के लिए समाप्त होंगी। अन्यथा की कंडीशन में ये एक ऐसा विवाद है जिसको सरकारें बदल जाएंगी, सालों दर साल दशक बीत जाएंगे, लेकिन ये कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। आप बीएड के लिए भी एक ब्रिज कोर्स बना दीजिए और डीएलएड के लिए भी एक ब्रिज कोर्स बना दीजिए और दोनों को बिल्कुल समान कर दीजिए कि और ये ब्रिज कोर्स केवल राजनीति के लिए नहीं, आप इंस्टीट्यूशंस अलॉट कर दीजिए, इनको मान्यताएं दे दीजिए, 6-6 महीने के इनके सिलेबस तय कर दीजिए और ये सिलेबस अभी से शुरू कर दीजिए, ताकि जब कोई भर्ती आए तो भर्ती के बाद नहीं कराना है, भर्ती से पहले आपको कराना है। नहीं तो फिर ये मामले फंस जाएंगे कि आप उस भर्ती में नियुक्त पहले हो गए और मिनिमम एलिजिबिलिटी बाद में ले रहे हैं। तो ये सब कुछ पहले से डिसाइड करके एक रोड मैप के तहत चला जाएगा और अगर इच्छा शक्ति होगी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, तभी ये मामला शांत हो सकता है। अन्यथा की कंडीशन में ये राजनीति की भेंट ही चढ़ेगा। आज से दशकों तक ये मामला कभी शांत नहीं होगा अगर दोनों को इक्वल नहीं किया जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों के लिए ब्रिज कोर्स डिजाइन कर दीजिए और उसके बाद पहले से ब्रिज कोर्स करने के बाद से जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल होगा, जिस भी परीक्षा को क्वालिफाई करेगा, वह उसमें चयनित होगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है इस पूरे मुद्दे को शांत करने का। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।